एवरीवन, दिस इज योर एडुकेटर मेंटर काश त्यागी और आज हम फिर से अपने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के सबसे लास्ट लेक्चर में आ गए हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ओलंपियाड पर्सपेक्टिव से। हर एक ओलंपियाड में तुम्हें यहां से न्यूमेरिकल्स मिल जाते हैं मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन से। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस वीडियो को, जिसमें हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म कर देंगे और इस चैप्टर को भी खत्म कर देंगे, जिसके बाद हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम शुरू कर पाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को, आ जाओ। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म्स होती क्या है, इसका मतलब क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। देखो, इसको मतलब समझने के लिए हम एक काम करते हैं, एग्जांपल लेते हैं बहुत ही बेसिक सा। और वो एग्जांपल ये है कि मान के चलो, सबसे पहले यही समझ लो कि सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है तो सबको पता होगा। एक सॉल्यूशन की अगर मैं डिफाइन करूं, सबने पढ़ रखा होगा कि इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है। इट इज ए homogeneous mixture of a solute and a solvent। क्या बात है? सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है, एक सॉल्यूट का, एक सॉल्वेंट का, है ना। उसके अंदर क्या है, मतलब सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। अब ये सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होते हैं सर, ये भी समझिए। देखो, जब कोई भी सॉल्यूशन बना रहे होते हैं, सो अ सॉल्यूट इज विच इज टू बी डिसॉल्व्ड, जिसको डिसॉल्व किया जाता है। अब यहां पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो। मान के चलो मेरे पास दो कोई कंपोनेंट है, एक ग्लास में एक रखा है, दूसरे ग्लास में एक रखा है। अब मैं इनमें से किसी एक को उठा के दूसरे में मिलाऊंगा ना, अगर मुझे इन दोनों को मिक्स करना है तो, है ना। तो जिस चीज को मैं उठा के दूसरे में डाल रहा हूं वो क्या कहलाएगा? सॉल्यूट कहलाएगा। सॉल्यूट की और भी डेफिनेशन है, जैसे कि और ओके, कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, which is present in less amount। ठीक है, दोनों में से जो दो कंपोनेंट हमारे पास है सॉल्यूशन में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, हमारे पास जो है दो ही कंपोनेंट के सॉल्यूशन का सिलेबस में है। ठीक है, उसके बाद आते हैं सॉल्वेंट पे। सॉल्वेंट क्या होता है बच्चों, वो भी देखते हैं, आ जाओ। अब ध्यान दो, सॉल्यूट से दूसरा वाला क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। तो क्या लिखूं? अ सॉल्वेंट और अ सॉल्वेंट is what in which the solute is dissolved। जिसमें आपने सॉल्यूट अभी अभी मिलाया है, उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। बात समझ में आ रही है? सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट की। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब ये कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती है यार, ध्यान से देखो। हमारा जो भी सॉल्यूशन बन रहा है, हमारा जो भी सॉल्यूशन बनेगा, जैसा भी बनेगा, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज होंगी, वो सब डिपेंड करेंगी कि आपने क्या मिक्सचर बनाया है। क्या मिक्सचर के इन द सेंस मतलब आपने कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में मिलाया है, फिर पूरे सॉल्यूशन में कितना सॉल्वेंट या कितना सॉल्वेंट है। ठीक है, इसी कंपैरिजन को बच्चों, इसी कंपैरिजन को सॉल्यूट के सॉल्वेंट या सॉल्यूशन से हम लोग क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन टर्म कहते हैं। तो लिखो, कंसंट्रेशन टर्म्स are the comparison of different amounts of solute, solvent with solution, ठीक है। कभी आप कंपैरिजन करोगे सॉल्यूट को सॉल्वेंट से, कभी आप कंपैरिजन करोगे सॉल्यूट का सॉल्यूशन से, कभी आप कंपैरिजन करोगे सॉल्वेंट का सॉल्यूशन से। ठीक है ना। तो इस सारे कंपैरिजन में हम लोग क्या कहते हैं कि कंसंट्रेशन टर्म्स है। कंसंट्रेशन टर्म्स आपको एक्चुअली में रिप्रेजेंटेशन कर रही है इस कंपैरिजन को। ठीक है, इस रिप्रेजेंटेशन को, कंपैरिजन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखो जरा ध्यान से, एक एग्जांपल और देता हूं। मान के चलो कि तुम नींबू पानी बनाते हो, तुम लोग रसना बनाते हो, है ना। तो क्या होता है, हम एक ग्लास लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, पानी भरा होता है।
ठीक है, और इसके अंदर तुम क्या करते हो, एक बढ़िया सा टेस्टी रसना बनाने के लिए एक पैकेट ऑफ रसना डालते हो। ठीक है, डाल दिया तुमने, ऑरेंज फ्लेवर्ड। ऐसा करने के बाद तुम्हारा ये तैयार हो गया एक सॉल्यूशन, जिसको हम कह सकते हैं होमोजेनियस मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, अब यहां पे आपने सपोज करो 1 पैकेट ऑफ रसना डाला है इन 1 ग्लास वाटर। नाउ ये जो कंपैरिजन आपने किया है ये एक्चुअली में एक कंसंट्रेशन टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पे आप एक कंपैरिजन कर रहे हो कि इस सॉल्यूशन का एक्चुअली में कंपोनेंट के अकॉर्डिंग क्या एक्चुअली में यहां पे मिक्सचर हमने किया हुआ है। बात समझ में आ रही है? दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज द कंसंट्रेशन टर्म। अब कंसंट्रेशन टर्म को समझने के लिए बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म्स है। पहले समझना पड़ेगा कि कौन कौन से अमाउंट में हमारे पास सॉल्यूट या सॉल्वेंट किसी सॉल्यूशन में होता है। तो सपोज करो ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर ये एक सॉल्यूशन है तो इसमें एक सॉल्यूट भी होगा, एक सॉल्वेंट भी होगा। तो ले लेते हैं, ये रहा मेरे पास सॉल्यूट, ये रहा मेरे पास सॉल्वेंट। ठीक है, अब आगे तक हमेशा ध्यान रखना, मैं सॉल्वेंट को ए से डिनोट करूंगा, सॉल्यूट को बी से डिनोट करूंगा। अब ध्यान दो, मेरे पास ये जो सॉल्यूट है बच्चों, इसके बहुत सारे अमाउंट हो सकते हैं, मतलब कि इसका कुछ गिवन वेट भी होगा WB, इसका कुछ मॉलिक्यूलर वेट भी होगा MB, इसके कुछ नंबर ऑफ मोल्स भी होंगे NB। सही बात है। सिमिलरली सॉल्वेंट के गिवन वेट, मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मोल्स। सही है, ठीक है। उसके बाद ऐसे सॉल्यूशन के, ठीक है, सॉल्यूशन में गिवन वेट क्या हो जाएगा WA प्लस WB, ठीक है, MA प्लस MB, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। सही बात है। वॉल्यूम A प्लस वॉल्यूम B, या फिर आप कह दो टोटल वॉल्यूम VA प्लस B। सही है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे सारे कुछ इसके अमाउंट यहां पे जो है हो सकते हैं। अब इन्हीं के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स निकालेंगे। आओ कंसंट्रेशन टर्म्स को निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म है बच्चों मास परसेंट W/W। मतलब यहां पे क्या चल रहा है, यहां पे मास परसेंट में हम लोग क्या करने वाले हैं, इट इज द कंपैरिजन ऑफ, यहां पे लिख देते हैं मास परसेंट, ठीक है, मास परसेंट। यहां पे आप कंपैरिजन करते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का, नंबर ऑफ, सॉरी, मास की बात चली तो किसका कंपैरिजन करोगे, गिवन वेट का, है ना। वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहे हो, मल्टीप्लाइड बाय 100। सही बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो यहां पे आप मास का कंपैरिजन करते हो और जो कंपैरिजन है वो परसेंटेज में निकालने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हो, तो इसको हम कहते हैं मास परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म। अच्छा, ये सेम काम आप किसके लिए कर सकते हो, सॉल्वेंट के लिए भी कर सकते हो। मतलब आप इसी को अगर आप सॉल्वेंट के लिए निकालना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो कि भाई मास परसेंट अगर मैं सॉल्वेंट के लिए निकालना चाहूंगा तो हो जाएगा WA अपॉन में WA प्लस WB मल्टीप्लाइड बाय 100। बोलो हाँ या ना, सही बात है। ऐसे ही वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होता होगा भाई, अगर मैं ऐसे ही वॉल्यूम परसेंटेज को देखूं तो वॉल्यूम परसेंटेज में VB अपॉन में VA प्लस में VB इंटू 100। सिमिलरली अगर आप सॉल्वेंट के लिए निकालना चाहोगे, है ना, तो VA अपॉन में VA प्लस VB इंटू में 100। ये हो गई तुम्हारी वॉल्यूम परसेंटेज फॉर सॉल्यूट एंड फॉर द सॉल्वेंट। समझ में आ रही है बात, कंपैरिजन है सीधा सीधा। अगला मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। यहां पे क्या होगा भाई, मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम टोटल, मास बाय वॉल्यूम है क्योंकि, ठीक है, इनटू में 100। सेम आप इसको ऐसे कर सकते हैं सॉल्वेंट के लिए। बात समझ में आ रही है, सिंपल। आपको लैंग्वेज, आपको उसके नाम से समझ में आ रहा है कि मुझे करना क्या है, मुझे निकालना क्या है यहां पे। चलिए, ये तो हो गई बहुत बेसिक बेसिक वाली, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज। अब आती है मेन मोलरिटी। यहां से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में दिखाई देते हैं। आइए मोलरिटी क्या होती है, लिखते हैं इस कंसंट्रेशन टर्म को। सो इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट की आपके यहां पे आपकी बार क्या लेना है, मास नहीं लेना, क्या लेना है, नंबर ऑफ मोल्स लेने, सॉल्यूट प्रेजेंट इन
1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की वॉल्यूम से कंपैरिजन करना है बच्चों। परसेंटेज यहां पे कहीं नहीं बोला गया, तो परसेंटेज नहीं निकालनी है, ठीक है ना। क्या बोला है, बस नंबर ऑफ मोल्स को 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन से कंपैरिजन करना है। अब ये 1 लीटर यहां पे इसका मतलब ही नहीं कि हर बार 1 लीटर ही होगा, ये आपको बता रखा है कि सॉल्यूशन की वॉल्यूम होनी चाहिए, लीटर में होनी चाहिए, दैट्स इट, है ना। डिपेंड करेगा कि आपके क्वेश्चन में क्या वॉल्यूम दिया हुआ है। तो फॉर्मूला ऐसे बनता है, इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे भी, ठीक है। चलिए, तो फॉर्मूला बनेगा m इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हमेशा सॉल्यूट के ही होंगे, ध्यान रखना, डेफिनेशन में लिखा है साफ साफ। प्रेजेंट इन वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम विच शुड बी इन लीटर। इनकेस अगर ये लीटर में ना हो के मिलीलीटर में दी हो, मान लो आपको वॉल्यूम जो गिवन है टोटल वो मिलीलीटर में है, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे नीचे, जो कि ऊपर ही आ जाएगा, फॉर्मूला ये बन जाएगा। सही बात है, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान दो, मान लो मुझे मोल्स ना गिवन हो के क्वेश्चन में मिलीमोल गिवन है। क्या गिवन है मुझे, मिलीमोल गिवन है, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स की जगह मिलीमोल, तो मान लो मुझे मिलीमोल ऑफ बी गिवन है, तो सबको पता है मिलीमोल को आप मोल में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। मिलीमोल्स को आप मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हो 10⁻³ मल्टीप्लाई करके। तो मैं, अगर मुझे मिलीमोल्स गिवन है तो मैं क्या करूंगा, उसको लिख दूंगा NB इंटू में 10⁻³ इंटू में 10⁻1 प्लस का 3 यहां पे है, ये अपॉन में वॉल्यूम टोटल इन मिलीलीटर। तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा NB अपॉन में वॉल्यूम टोटल इन मिलीलीटर। लेकिन ये कब होगा, जब मिलीमोल्स गिवन होंगे, है ना। व्हेन मिलीमोल्स आर गिवन, ये फॉर्मूला आपको तब यूज करना है। क्या बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मोलरिटी में आगे बढ़ने से पहले मोलरिटी में 2 केस आते हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। पहला केस, चेंज इन मोलरिटी ऑन डाइल्यूशन। आप सॉल्यूशन में पानी मिलाएंगे और आपको बताना है कि भाई चेंज इन मोलरिटी क्या होगी, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। कैसे, मान लो तुम्हारे पास एक कंटेनर है, ये केस 1 था। मान लेते हैं तुम्हारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, जिसमें एक सॉल्यूशन भरा हुआ है। भाई सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स को N1 मान लेते हैं, वॉल्यूम को V1 मान लेते हैं, मोलरिटी को M1 मान लेते हैं। सही बात है, ठीक है, सही बात है। अच्छा, अब अगर मैं बच्चों इसमें पानी मिला दूं, तो जरा मुझे बताओ, पानी मिलाने से क्या इसके नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे सॉल्यूट के। यह है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या ये चेंज होंगे। यह है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और यह है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। बताओ, मेरे पानी मिलाने से क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बदलेंगे, आंसर है नहीं, क्योंकि पानी तो सॉल्वेंट होता है ना। तो N1 तो अभी भी N1 ही रहेगा। बताइए, क्या V चेंज हो जाएगा, हाँ V2 हो जाएगा, क्योंकि पानी की कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगी ना। और मोलरिटी भी चेंज हो जाएगी। क्यों सर, मोलरिटी क्यों चेंज होगी, ध्यान दो। अभी हमने देखा है कि मोलरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो अगर आपने वॉल्यूम के साथ छेड़खानी की तो मोलरिटी भी चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम घटाओगे तो मोलरिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो मोलरिटी बढ़ेगी। एक बात और, क्योंकि वॉल्यूम किसी भी चीज की, किसी भी सब्सटेंस की, उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो मोलरिटी इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। इसलिए मोलरिटी एक अच्छी कंसेंट्रेशन टर्म नहीं मानी जाती एज कंपेयर टू अदर। अभी बताऊंगा वो अदर कौन सी है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, चेंज हो जाती है जगह जगह पे। तो यहां तक की बात समझ में आ रही है। तो मोलरिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, M2 हो जाएगी। बात यह है कि हम इसको निकालें कैसे फाइनल मोलरिटी को, ये समझते हैं। ध्यान दो, हमारे पास एक फॉर्मूला है, मोलरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये है हमारे पास फॉर्मूला, ये भी ऊपर देखा था। यहां से मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आ गया M इंटू वॉल्यूम, आ गया इन लीटर्स, ठीक है। अब ध्यान दो, इस केस में अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ मोल्स की, तो फॉर्मूला क्या आएगा, M1 इंटू V1। इस केस में बात करूं तो फॉर्मूला क्या आएगा, M2 V2। दोनों N1 बराबर है, तो M1 V1 इक्वल आ जाएगा M2 V2 के, जहां से मेरे पास M2 की फाइनल वैल्यू आ सकती है, वो होगी ये। बात समझ में आ रही है,
ठीक है, यहां पे V2 क्या है, V2 इज V1 प्लस वॉल्यूम ऑफ H2O जितना आपने डाला है। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? ठीक है, आइए बात करते हैं केस 2 की। इसी में एक केस 2 भी है लेकिन यहां पे जगह नहीं है, आ जाओ केस 2 को देखते हैं थोड़ा नीचे, यहां देखते हैं मोलरिटी के केस 2 को। केस 2 में आपको क्या करना पड़ेगा, एडिंग टू डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ सेम सॉल्यूट, यह है केस 2। सेम सॉल्यूट के दो डिफरेंट सॉल्यूशंस को आप ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और देखेंगे मोलरिटी फाइनल क्या होगी। ये कुछ ऐसा है कि मान लो आपके पास एक बीकर ये है, ठीक है, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूट्स N1 है, इसकी V1 वॉल्यूम है, मोलरिटी M1 है। आपने एक और सॉल्यूशन लिया, ठीक है, इसमें अमाउंट अलग अलग हो सकता है लेकिन ये सेम सॉल्यूट का है, दोनों में सॉल्यूट एक जैसा ही है, ठीक है ना? ऐसे मान के चलो दोनों एक्वस सॉल्यूशन है HCl के या फिर H2SO4 के, जिसका भी तुम्हें मानना है, ठीक है। N2 होंगे इसके, भाई कुछ भी नंबर ऑफ मोल्स हो सकते हैं, V2 हो सकता है, मोलरिटी M2 हो सकता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इन दोनों को प्लस करके आपने एक नया सॉल्यूशन बनाया है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पे नंबर ऑफ मोल्स दोनों के ऐड हो जाएंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि इस सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे फाइनल वो कितने होंगे, N1 प्लस N2 होंगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स पहले के, भाई रिएक्शन तो हो नहीं रही है कि नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे, भाई जो पहले था पहले में थे, जो दूसरे में, दोनों ऐड हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? इसी फॉर्मूले को पकड़ लो भाई, हम लोग जानते हैं, अभी अभी हमने देखा N का फॉर्मूला है M इंटू वी, N टोटल का फॉर्मूला हो जाएगा M फाइनल इंटू में V फाइनल। अच्छा जी, N1 का फॉर्मूला M1V1, N2 का फॉर्मूला M2V2। अब ये V फाइनल क्या है भाई, दोनों की एडो के वॉल्यूम है, दोनों की वॉल्यूम एड हो जाएगी V1 प्लस V2, तो मेरा यहां से फॉर्मूला बन जाता है M1V1 प्लस में M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ऐसे किसी भी सॉल्यूशन में जहां पे दो सॉल्यूशन ऑफ सेम सॉल्यूट को ऐड किया जाता है, मोलरिटी फाइनल का फॉर्मूला निकालने का तरीका ये होता है। क्या बात सबको समझ में आ रही है, क्लियर है? ठीक है, चलिए जी, ये हो गया हमारा मोलरिटी खत्म। आते हैं बात करते हैं मोलैलिटी की। चलिए, मोलैलिटी क्या होता है आइए चर्चा करते हैं। It can be defined as the number of moles of solute present in 1 kg of the solvent। यहां पे जो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कंपेयर कर रहे हो ना, किससे कर रहे हो, सॉल्वेंट के गिवन वेट से, ठीक है। स्मॉल m से डिनोट करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा स्मॉल m इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन वेट ऑफ द सॉल्वेंट शुड बी इन केजी। बात अगर केजी में नहीं है, ग्राम में है, तो आप ग्राम वाले को यूज करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए, वो 1000 ऊपर आ जाएगा, फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो मोलैलिटी जो है ना तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है ना, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो मोलैलिटी क्या है, एक अच्छी यूनिट है एज कंपेयर टू द मोलैरिटी, क्योंकि डिपेंड नहीं कर रही टेम्परेचर पे, तो जगह जगह जाकर चेंज नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? मोलैलिटी के कोई ऐसे केस भी नहीं है जहां पे आपको अलग अलग केस यहां पे समझने पड़ेंगे। दैट्स इट, मोलैलिटी इतना ही है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पीपीएम की। देखो, पीपीएम भी एक कंसेंट्रेशन टर्म है, लेकिन इसका केवल तभी यूज किया जाता है जब जो तुम्हारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, या फिर जो तुम्हारे एटम्स होते हैं सॉल्यूट के, वो बहुत ही ज्यादा छोटे हैं एज कंपेयर टू द सॉल्यूशन और द सॉल्वेंट, ठीक है। तो ऐसे में जो हम कंपैरिजन करते हैं ना, वो क्या ऐसे कंपैरिजन कर देते हैं कि भाई 1 मिलियन सॉल्वेंट में इतना पार्ट ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि वो छोटे बहुत हैं, ठीक है। तो लिखते हैं इसको, इट कैन बी डिफाइंड एज द number of parts of solute present in 1 million part of solvent।
ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्या मतलब इस बात का, ध्यान दो। अब आपने क्या करना है, कंपैरिजन जो करना है वो 1 मिलियन के लिए करना है, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो कैसे करोगे। जैसे मान के चलो मैं पीपीएम निकाल रहा हूं मास के लिए, तो मैं लिखूंगा मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे लिखूंगा टोटल मास। लेकिन जो सारा कुछ कर रहा हूं ना, मैं इसको 1 मिलियन के लिए कैलकुलेट करूंगा कि मैं ऐसे मान के चलूंगा कि मेरा जो सॉल्यूट है वो टोटल 1 मिलियन है, तो डिवाइडेड बाय 1 मिलियन वो ऊपर आ जाएगा, तो 10⁻6 हो जाएगा। और ये इस तरीके से मैं पीपीएम की वैल्यू निकालूंगा। पार्ट्स पर मिलियन इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पर मिलियन। ठीक है भाई, चले आगे, आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है बच्चों मोल फ्रैक्शन। इसको डिनोट करते हैं काई से। यहां पे आप क्या कर रहे होते हैं, लिखते हैं मोल फ्रैक्शन कैन बी डिफाइंड एज, कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, defined as the ratio of number of moles of one component to the moles of all component। ठीक है, यहां पे इसका मतलब यह है कि यहां पे सॉलिड सॉल्वेंट का कुछ मतलब नहीं रह गया। इस केस में आप किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान के चलो तुम्हारे पास एक कंटेनर है, यहां पे ए है और बी है एज यूजुअल, एक सॉल्यूशन एक सॉल्वेंट है, इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं एन बी, इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं एन ए। तो अगर आप काई निकाल रहे हो, मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो ए की, तो आप लिख दोगे एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी। और अगर आप काई बी निकाल रहे हो तो आप लिख दोगे एन बी अपॉन में एन ए प्लस में एन बी। बात सही है। एक बात नोटिस करो, अगर किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है तो उन ऑल कंपोनेंट का सम चाहे दो हो चाहे तीनों, मान लो यहां पे ए बी सी हो सकते थे, हमारे सिलेबस में ए और बी है। अगर मान लो ए बी सी होते तो हम तीसरे लिख देते, पहले लिखते एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, फिर एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, फिर एन सी अपॉन में एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। लेकिन हमारे सिलेबस में दो वाला ही है, तो सम ऑफ काई ऑफ ऑल कंपोनेंट किसी भी सॉल्यूशन में हमेशा 1 के इक्वल आएगा। कैसे सर, आ जाओ। अगर मैं काई ए प्लस काई बी करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी को प्लस करना पड़ेगा एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी में, जिसको आंसर आ जाएगा सॉल्व करके एन ए प्लस में एन बी अपॉन में एन ए प्लस में एन बी, और आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो किसी भी केस में मोल फ्रैक्शन का जो सम है सारे कंपोनेंट्स का वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो बहुत बार क्वेश्चन में आप क्या करोगे, आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि आपको सारे कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो आप एक का निकालोगे, दूसरे का निकालोगे नहीं। दूसरे का निकालने के लिए क्या कह दोगे, 1 माइनस जो भी आपने निकाल लिया। मान लो आपने काई बी निकाल लिया, आपको काई ए निकालना है, तो कैसे निकालोगे, 1 माइनस काई बी कर दोगे, काई ए आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गई हमारी सारी की सारी कंसंट्रेशन टर्म्स। हमारी यही कंसंट्रेशन टर्म्स थी, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन हमसे जो है पूछ लेता है इनके बीच के रिलेशन से न्यूमेरिकल, तो इनके बीच का रिलेशन कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। पहला रिलेशन कैलकुलेट करेंगे मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी का। ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी का। तो सबसे पहले बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। भाई मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, काई ए का फॉर्मूला होता है एन ए अपॉन में एन ए प्लस में एन बी। सिमिलरली काई बी का होता है एन बी अपॉन में एन ए प्लस में एन बी। दोनों को डिवाइड कर देते हैं। जब मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो आएगा काई ए अपॉन में काई बी इज इक्वल्स टू, नीचे वाले नीचे दोनों कट जाएंगे, आ जाएगा एन ए अपॉन में एन बी। मैं इसको खोल सकता हूं डब्ल्यू ए अपॉन में एम बी लिख के, और इसको खोल सकता हूं सॉरी डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए लिख के। ठीक है, और मैं इसको खोल सकता हूं डब्ल्यू बी अपॉन में जो एम बी आएगा वो ऊपर पहुंच जाएगा।
लाइक दिस। बात समझ में आ रही है सबको? अब मुझे बनाना है मोलैलिटी। पहले यहां पे मोलैलिटी का भी फॉर्मूला लिख ही लेते हैं, है ना। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है NB अपॉन में WA इंटू में 1000, क्योंकि W आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ग्राम में ही मिलता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो आप 1000 लेके चलिएगा। यहां तक बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है। तो मुझे नीचे चाहिए WA, ऊपर चाहिए मुझे NB, और मल्टीप्लाई में चाहिए मुझे 1000। बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है ना। क्या करें, कैसे करें, कैसे बनाएं इसको? आसान है। कैसे सर? एक काम करिए, पहले तो आप हमें NB चाहिए। NB क्या होगा? WB अपॉन में MB, ठीक है। तो अगर मैं इसको पलट दूं, मैं इसको लिख दूं काई B अपॉन में काई A, ठीक है। तो इसको खोलो मत अभी, पहले छोड़ दो इसको अभी। ये यहां से बन जाएगा कितना? NB ऊपर, और नीचे जो NA आ रहा है उसको खोल लो। NA क्या हो जाएगा? WA अपॉन में MB को ऊपर भेज दो। भेज दिया? सही है। अब यहां पे अगर आपको NB अपॉन WA के साथ 1000 मिल जाए तो काम बन जाए। 1000 मिल गया 1000 से डिवाइड कर दो, सॉरी इधर भी कर दो मल्टीप्लाई, इधर भी कर दो मल्टीप्लाई, कर दिया। इस MB को उठा के उधर ले जाओ, इस MB का यहां कोई काम नहीं है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1000 अपॉन में MB इंटू में काई B अपॉन में काई A इक्वल्स टू में नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन WA इंटू में 1000, यानी कि मोलैलिटी। बताइए जी, बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? यस सर। अब यहां पे एक काम और कर सकते हो। मान लो तुम्हें मोल फ्रैक्शन में वो करना था, तुम्हें कोई से एक मोल फ्रैक्शन की वैल्यू दे रखी है। क्या करो यहां पे लिख दो 1000 इंटू में 1 अप माइनस काई ए डिवाइडेड बाय MB इंटू में काई ए इज इक्वल्स टू मोलैलिटी। ये आ गया आपका यहां पे फॉर्मूला। बताओ जल्दी से, जिस किसी को भी डाउट है कि सर मुझे डाउट आ रहा है, एनीवन इन द हाउस मेक सम नॉइस। और भी कर सकते हो तुम लोग इसमें, और करके आप ये भी तो कह सकते हो 1000 इंटू काई बी को ऐसे रहने दो, MB इंटू में इसको लिख दो 1 माइनस काई बी। ये भी फॉर्मूला बन गया मोलैलिटी का। ये आसान है, ठीक है। तो इन फॉर्मे के ऊपर आपके ऊपर क्वेश्चन आते हैं आपके पास, ठीक है ना, न्यूमेरिकल्स बहुत बार आते हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला और आखिरी रिलेशन, ये रिलेशन है बिटवीन मोलैलिटी एंड डेंसिटी, ठीक है। सबसे पहले तीनों के फॉर्मूले लिख लो। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? NB अपॉन में V इंटू में 1000। स्मॉल m का फॉर्मूला क्या होता है? NB अपॉन में WA इंटू में 1000। और फाइनली आपको डेंसिटी दे दी, है ना। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। सॉल्यूशन की बात चल रही है यहां पे, तो WA प्लस WB अपॉन में टोटल वॉल्यूम। ये वही वॉल्यूम है जो मोलैलिटी के पास है, ठीक है ना। एक काम करते हैं, डेंसिटी निकालने के लिए पहले यहां से वॉल्यूम की वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम फर्स्ट से। तो फ्रॉम फर्स्ट से वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी NB अपॉन में M इंटू में 1000। सेकेंड वाले से WA की वैल्यू निकालो, तो WA की वैल्यू आ जाएगी NB अपॉन में स्मॉल m इंटू में 1000, ठीक है। और इन दोनों वैल्यू को पुट कर देते हैं डेंसिटी में, इन डेंसिटी फॉर्मूले में। तो क्या हो जाएगा? डेंसिटी इक्वल्स टू WA की वैल्यू NB अपॉन में M इंटू में 1000 प्लस में WB डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितनी होगी? NB अपॉन में M इंटू में 1000। हो गया। दोनों को अकेले अकेले कर दो, एलसीएम अलग अलग कर दो, तो NB से NB कट जाएगा, है ना। कैपिटल M ऊपर पहुंच जाएगा, स्मॉल m नीचे ही है, 1000 से 1000 कट जाएगा, प्लस में इधर WB इंटू में कैपिटल M ऊपर पहुंचेगा, अपॉन में NB इंटू में 1000 आ जाएगा। कोई डाउट है यहां तक? कोई भी है? कोई डाउट नहीं है? चलिए अब ध्यान से देखिए, मेरे पास डेंसिटी आ गई है फॉर्मूले में, मोलैलिटी आ गया, मोलैलिटी आ गया, गिवन मास आ गया, नंबर ऑफ मोल्स। अब ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं आना चाहिए यहां पे। देखो ये NB जो दे रखा है ना, ये नहीं आना चाहिए। सर ये क्यों नहीं आना चाहिए? देखो जब तक कोई भी एक ऐसी वैल्यू रहेगी रिलेशन में जो क्वेश्चन में गिवन वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगी, तब तक आपका रिलेशन सही नहीं माना जाएगा, है ना। भाई WB है तो WB आपको क्वेश्चन में जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप इस रिलेशन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, लगा नहीं पाओगे। तो WB यहां से हटना चाहिए, ठीक है। अब WB को हटाए तो हटाए कैसे? सिंपल है, कैसे हटाए भाई? इस वैल्यू को थोड़ा सा और खोल दो, M अपॉन स्मॉल m को लिख दो WB एज इट इज, है ना,
प्लस डब्ल्यू बी एज इट इज, एनबी को क्या लिख दो, डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू में 1000 इंटू में कैपिटल एम। तो यहां से डी की वैल्यू आ जाएगी, डब्ल्यू बी से डब्ल्यू बी काट देना, इस कैपिटल एम को कॉमन ले लेना, कैपिटल एम को मैंने कॉमन ले लिया, 1 अपॉन स्मॉल एम प्लस में एम इंटू में, सॉरी एम तो हमने कॉमन ले लिया ना, एम बी अपॉन में 1000। ये मेरा रिलेशन आ गया। अब यहां पे कोई भी रिलेशन में ऐसी वैल्यू नहीं है जो बिना क्वेश्चन में दिया आप यूज ना कर सको। भाई डेंसिटी, मोलरिटी, मोलरिटी का तो फॉर्मूला ही बनाना था। एमबी सॉल्यूट का मोलर मास सबको याद ही होता है। तो यहां पे हमारा दूसरा रिलेशन आ गया जहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, और यहां पे हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। इसकी एक वीडियो में और लेके आऊंगा जहां पे पूरे चैप्टर के एक साथ सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए आज भी कुछ एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड ही। चलो, हमें पहला क्वेश्चन मिला है बच्चों, हमारे पास 500 मिलीलीटर है 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, जिसको हमने एक दूसरे सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज में मिक्स किया है। मोलरिटी बतानी है सॉल्यूशन की, करवाया हुआ है केस सेकंड वाला केस। भाई दो अलग अलग सॉल्यूशन है ऑफ सेम सॉल्यूट, ऐसे में क्या फॉर्मूला लगाते हैं, ऐसे में फॉर्मूला लगाते हैं एम फाइनल इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस में m2v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। सही बात है। 500 इंटू में 1, 500 इंटू में 1 अपॉन में टोटल वॉल्यूम 500 प्लस 500 1000, ये हो जाएगा 1000 अपॉन में 1000, आंसर आ जाएगा फाइनल मोलरिटी का 1। सही बात है। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। व्हाट अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ इतने मिलीलीटर BaOH का ट्वाइस मस्ट बी एडेड टू इतने NaOH टू गेट ए सॉल्यूशन इन विच द मोलरिटी। देखो यहां पे ध्यान से, हम दो ऐसे सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं जिसमें एक आयन कॉमन है, तो यही वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना भाई, दोनों में OH कॉमन है। अच्छा, तो ऐसे में भी फिर सेम फॉर्मूला m फाइनल इक्वल्स टू, ठीक है ना, m1v1 प्लस में m2v2 अपॉन में v1 प्लस v2। पहले केस में मेरे पास BaOH के ट्वाइस की मोलरिटी है, मेरे पास OH के ट्वाइस की मोलरिटी नहीं है। OH का कितना हो जाएगा 0.80 दुगना, इसकी वॉल्यूम मुझे निकालनी है, दूसरे की मुझे वॉल्यूम दे रखी है और मोलरिटी भी दे रखी है, डिवाइडेड बाय v1 निकालनी है 50, और ये मोलरिटी फाइनल मुझे कितनी दे रखी है बच्चों 0.50 दे रखी है। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8 v1 प्लस में आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई में 0.5 v1 प्लस में 25। सही बात है, ठीक है। ये इधर माइनस में आएगा तो हो जाएगा 0.3 v1, ये उधर उसमें जाएगा तो 10 हो जाएगा, v1 की वैल्यू आ जाएगी 10 अपॉन में 0.3, तो 33.3 समथिंग, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। होमवर्क में है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। होमवर्क में करो क्वेश्चन को, कमेंट में मुझे आंसर बताना सारे लोग, ठीक है, जिसके भी क्वेश्चन हो जाएगा। और उसके बाद मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जहां पे मैं सारे एक क्लास में एक सारे क्वेश्चन करवाऊंगा और फिर हम शुरू करेंगे अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम को, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय एवरीवन, बाय गाइस।